हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ठोस अवस्था का 11वां भाग और इस वीडियो में हम जानेंगे ठोसों के विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। क्या होता है विद्युतीय गुण, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके यहाँ पे अगर ध्यान से हम देखें तो हम तो ठोस के बारे में पूरा चैप्टर ही नाम ही है ठोस अवस्था, ठोस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब उसमें आ गया विद्युतीय गुण। तो अब विद्युत का नाम सुनेंगे, विद्युत। विद्युत का मतलब होता क्या है? विद्युत का मतलब होता है बिजली। तो बिजली से आप समझ जाते हैं, आप बिजली का मतलब समझते हैं कि जब बादल गड़गड़ाता है तो उससे एक बिजली प्रकाश सा निकलता है, टेढ़ा सा, उसको हम बिजली कहते हैं। जो तार के अंदर बहता है उसको भी हम लोग बिजली कहते हैं। लेकिन बिजली ये आम भाषा है, सिंपल से लोग बातों बातों में इसको बोलते हैं, शाब्दिक भाषा। लेकिन जो विद्युत है ये किताबी भाषा है, ग्रामर की भाषा है, व्याकरण की। इसलिए हम इसको बिजली बोल के ना विद्युत बोलते हैं। अब विद्युत का मतलब होता क्या है? आखिर वो बिजली क्यों बहती है, क्यों ऐसा क्या होता है? तो इन सब का कारण होता है उस ठोस के अंदर भरे हुए इलेक्ट्रॉन। ठोस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ई, जब वो चलते हैं, गति करते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं इलेक्ट्रॉन, तब उनके अंदर ये बिजली वाला गुण आ जाता है, जिसको हम लोग विद्युतीय गुण कहते हैं। तार, जब भी हम बटन ऑन करते हैं तो तार से होकर एक आवेश जाता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिस कारण से उनके अंदर एक बिजली वाला गुण आ जाता है। बिजली का और अर्थ जाने, बिजली का गुण क्या है? बिजली खतरनाक होता है, झटका देता है, रोशनी, थोड़ा सा चमक भी देता है, यही गुण है बिजली का। ऐसे आप तार का शॉर्ट सर्किट देखा होगा, तार जल जाता है कहीं पे तो वहाँ पे बिजली जैसा दिखाई देता है आपको, तो ये कारण है। तो ये ठोसों में विद्युतीय गुण यानी बिजली वाला गुण कैसे आता है? इलेक्ट्रॉनों के बहने के कारण। तो यहीं से उसका परिभाषा हमारा क्लियर हो गया कि जो विद्युत आवेश है वही जो बिजली के अंदर भरा हुआ आवेश है। अब आवेश किसके चलते होता है? इलेक्ट्रॉनों के चलते। इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आवेश का मात्रा होता है। कूलॉम ने इसको दिया था, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है उन्होंने निकाला था 1.6 माइनस में गुणे 10⁻⁻16। हाँ, -19 होता है, -19 को निकाला था उन्होंने, ये आवेश निकाला था उन्होंने, दिया था। तो यही आवेश पूरे जब कई इलेक्ट्रॉनों के साथ चलते हैं तो वो उनका विद्युत आवेश हो जाता है। हम यहाँ पे आगे समझेंगे। जब विद्युत आवेश को बहाने का योग्यता, प्रवाहित मतलब बहाना, ले जाना, बहने का योग्यता हो, योग्यता मतलब होता है क्षमता, उसका गुण, उसका स्वभाव, उसकी आदत हो उसमें, ठोस में, तो वही ठोस की विद्युत चालकता कहलाती है। विद्युतीय गुण या विद्युत चालकता क्या है? तो विद्युत आवेश का अगर बहाने की क्षमता कितना है उसमें, उसकी क्षमता, योग्यता क्या है, उसके लायक, योग्यता मतलब उसके लायक है कि नहीं है, कितना लायक है, कितना ले जाता है, वही उसकी विद्युत चालकता कहलाती है। अब विद्युत चालकता ठोसों में विद्युतीय गुण के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक है चालक, दूसरा है कुचालक, तीसरा है अर्धचालक। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला है चालक, जिसको हम लोग सुचालक भी पढ़े हैं, इंग्लिश में इसको कंडक्टर कहा जाता है। इस तरह चालक को तो गाड़ी चलाने वाले को भी चालक कहा जाता है, ड्राइवर, लेकिन वो चालक नहीं। यहाँ पे चालक तार से लेना देना है, जब वो जो बिजली का चालन करेगा उसके लिए यहाँ पे यह शब्द प्रयोग किया गया है, चालक मतलब चलाने वाला। तो जो बिजली को चलाने देगा, चलाएगा, है ना, विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देगा, वो चालक होगा। जो नहीं होने देगा, नहीं चलाएगा उसको, बिजली को, वो कुचालक होगा। सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूँ। अर्धचालक मतलब जो थोड़ा मोड़ा चलाएगा तो वो अर्धचालक होगा। अर्ध मतलब आधा। सुचालक भी कहते हैं इसको, सुंदर चालक। अच्छा, वे ठोस जिनकी चालकता। अब हम चूंकि ठोस पढ़ रहे हैं तो ठोस से ही संबंधित इसको करेंगे। अब उस ठोस की बात हो रही है कि जिनकी चालकता का परास 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। मैं जान रहा हूँ ये सारी बातें आपको कुछ डिस्टर्ब कर रही होंगी, इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन आगे पहले समझ लीजिए कि बीच जो उसी को चालक कहा जाता है। चालकता क्या होता है?
हमने तो चालक का मतलब समझा कि चलो ठीक है, चलाने वाला, बिजली का जो चालन करेगा वो चालक है, सिंपल सा भाषा में। लेकिन यहाँ पे चालकता, जब भी किसी शब्द में ता लगा देता है तो वो उसके गुण की बात करता है, यानी बिजली को प्रवाहित करने का गुण, विद्युत आवेश को प्रवाहित करने का गुण। गुण का मतलब होता क्या है? गुण एक तरह से हमारी आदत में छिपी होती है, इसको हम लोग स्वभाव बोलते हैं। आदत ही तो गुण होता है। किसी व्यक्ति का आदत क्या है तो उसी का हम उसको गुण बोलते हैं। तो ये हम तो व्यक्ति का हो गया, लेकिन अगर उस पदार्थ में भी उसकी आदत ऐसी है कि बिजली को प्रवाहित होने देता है तो वो उसका गुण है। अब वो उसका गुण चालकता कहलाता है। ये सिंपल सा भाषा में, इसको हम लोग इंग्लिश में नेचर भी बोल देते हैं, नेचर, प्रकृति। हिंदी इसका होगा प्रकृति, यानी गुण को प्रकृति भी बोला जाता है, कहीं कि इसको प्रवृत्ति भी बोला जाता है। प्रवृत्ति एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। तो आदत आप सिंपल से समझते हैं, आदत, जो उसका आदत है वही उसका गुण है। पदार्थों की भी आदत होते हैं, तो चालक वैसे पदार्थ है जिनका आदत होता है बिजली को आने जाने देना। अब ये जो हमने समझ लिया कि चालकता का मतलब होता है चालन करने का गुण, लेकिन यहाँ पे 10⁴ से 10⁴ दे दिया, इसके बीच में होता है चालक का गुण। 10⁴ 10⁴ तो ये तो मैथ की चीज़ होगी, गणित वाली चीज़ होगी। कैसे आया इसको देख लेते हैं हम लोग। तो वो ठोस जिनकी चालकता इतने से 10⁴ से 10⁴ 10⁴ का मतलब 10,000 से, अब 7 बार जीरो रख के देख लीजिए, कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ के बीच में, 10,000 से 1 करोड़ के बीच में, 10,000 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, हाँ 10,000 से 1 करोड़ के बीच में हो उनकी चालकता, तो चालक हो जाते हैं। ये कैसे आया, कैसे नहीं आया, इसको समझेंगे। यहाँ पे दे दिया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इस बात को आपको समझना कि ये क्या होता है ओम इनवर्स। चालकता तो हम समझ गए, बिजली का चलाने का गुण। ओम इनवर्स क्या है, थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूँ। ओम इनवर्स का मतलब, इसको हम लोग पहले के क्लास में इस तरह भी देखे, ओम, यहाँ पे इनवर्स लगा दिया मैंने, ये मीटर, ये तो हमें समझ में आता है। अब देखिए, हम जानते हैं ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का, प्रतिरोध आर का मात्रक है, इतना जानते हैं। तो निश्चित है कि चालकता के साथ साथ प्रतिरोध भी जुड़ा है, साथ में मीटर इनवर्स भी है। अब जानते हैं कि R बराबर होता है ρ×L/A। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा कि जो चालक तार का प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, जब भी हम चालक तार की बात करते हैं तो हम चालक तार के कवर को नहीं लेते, चालक तार में कवर भी लगा रहता है ऊपर से, लेकिन हम उसके बीच में जो आपको दिखाई देता है वो मेन चालक होता है, उसको हम बात करते हैं। ये वाला सब किनारे वाला कवर होता है विद्युत रोधी, कुछ चालक पदार्थ केवल झटका ना मारे इसलिए लगा दिया जाता है, लेकिन हम इसको नहीं लेते, हम उसके अंदर वाले भाग को लिया जाता है, ठीक है। तो हम उसकी बात करते हैं, उसके प्रतिरोध की बात करते हैं, उसकी लंबाई की बात करते हैं, उसकी मोटाई की बात करते हैं, ना कि उसके ऊपर लगा हुआ कवर की बात होती है। तो इसीलिए जो अंदर एल्युमिनियम का हो या तांबा का हो, जो भी तार लगा हो, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, तो प्रतिरोध होता है और लंबाई की सीधा सीधी समानुपाती होते हैं। जितना ज़्यादा लंबाई होगा तार का उतना ज़्यादा प्रतिरोध हाई होगा, ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा। क्षेत्रफल का मतलब मोटाई, जितना ज़्यादा तार मोटा होगा, जितना ज़्यादा तार मोटा होगा मतलब बढ़ेगा तार का मोटाई, तो प्रतिरोध घटता चला जाएगा। देख सकते हैं, यानी जो व्युत्क्रम में होता है नीचे की ओर, उसका मान बढ़ने पर ये मान को घटाता है। कैसे, अगर 1 हो तो ये भी 1 होगा, अगर 2 तो ये 0.5 होगा, अगर ये 3 हो तो 0.1, मान ऊपर इधर वाला घटते चला जाता है, यानी ऊपर 1 मान ले, 1 से भाग दें तो मान घटता चला जाएगा। इसको लंबाई को 1 मान ले, 2 से भाग दें तो 0.5 आएगा। लंबाई को 1 मान ले, 3 से भाग कर देंगे, यानी नीचे का मान जो व्युत्क्रम अनुपाती होता है उसको बढ़ाने पर इधर का मान घटते चला जाता है। इसी बात को समझना है, यानी मोटाई तार का बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यानी ये 1 होता है तो ये भी 1, 2 होता है तो 2, 3 होता है तो 3, 4 होता है 4। इन सबको अगर नियत मान ले, इनको रोक दे, है ना, इनका लंबाई फिक्स कर ले, मोटाई फिक्स कर ले, इसको फिक्स कर ले, रोक दें, इसको खाली बढ़ाएं तो ये भी तो बढ़ेगा। यही होता है व्यंजक का रूल्स। आप समझिए, तो इन दोनों के अनुपात को, जब इन समीकरण को हम कंबाइन करते हैं तो एक नया पॉइंट आ जाता है जिसको कहा जाता है रो, इसको कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध।
अगर हम इसको इस तरह करें, इसको इधर रहने दें, इसको इधर ले आए, R इंटू ए, इधर आ जाएगा L, तो एक नया व्यंजक मिला। R का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मीटर से मीटर जाएगा 1 मीटर बचेगा, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। इतना समझ में आया? लेकिन यहाँ पे क्या है, ओम इनवर्स है, मीटर इनवर्स है, यानी कहीं ना कहीं इनको ऊपर भेजा गया है, यानी 1/रो है, 1/रो था, यानी 1/ओम ओम मीटर था, इसको ऊपर भेजा गया तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हुआ। तो इससे स्पष्ट हो गया कि चालकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे तीसरा अध्याय में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन में। लेकिन चालकता का जो गणितीय व्यंजक है वो तो आप समझ गए। चालकता को ध्यान से अगर देखें तो चालकता को C से सूचित किया जाता है, C से। मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके बारे में हम लोग अध्याय 3 में विशेष रूप से जानेंगे। और चालकता, सामान्य भाषा में हम जानते हैं कि चालकता का मतलब विद्युत आवेश को प्रवाहित करने का गुण, लेकिन गणितीय रूप में जाने तो चालकता का मतलब होता है 1/रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। अगर इसको और डिटेल में रखें तो रो का मान हम जानते हैं इतना, रो का मान हम इतना जानते हैं, इसको यहाँ पे रखें तो क्या हो जाएगा 1/r इंटू A/L, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L/A, ये R वहीं पर रहेगा ऊपर, तो इसको ये नीचे ही रह जाएगा R, तो इसको 1/r में कर देता हूँ, यानी इस तरह डायरेक्ट में लिख देता हूँ 1/r इंटू L/A। L/A नियतांक हो सकता है, कैसे? क्योंकि हम किसी भी तार का लंबाई फिक्स ही लेते हैं और मोटाई भी नियत ही लेते हैं, तो ये नियत लेते हैं तो नियतांक, जो भी चीज़ नियत लेते हैं फिक्स लेते हैं, जिसका मान ना घटना ना बढ़ना, नियतांक। तो अब यही तो बदलता है, अगर प्रतिरोध बढ़ा तो चालकता घटेगी, इसका मान बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा होगा तो ये घटेगा, और प्रतिरोध कम होगा तो वो चालकता उसकी बढ़ेगी। तो चालकता आप समझ में आ गई बात आपको। ये जो आंकड़ा लिया गया है यहीं से लिया गया है, तो 10⁻, यहाँ पे C का मान कितना दिया, 10⁻4 से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, वही ओम इनवर्स मीटर इनवर्स यहाँ से आ जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। 10⁻4 का मतलब 10,000 से 1 करोड़ के बीच में। मान जब प्लस में रहता है तो बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे सब प्लस में है, यानी इतना ज़्यादा। सोच सकते हैं चालकता में उनका जो चालकता होता है 10,000 से 1 करोड़ के बीच होता है, तो निश्चित तो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं बात कर लें तो धातु, जितने भी धातु हैं सब में ही गुण पाया जाता है चालन का। वैद्युत अपघट्य के विलयन, वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, वे ठोस जिसको पानी में डालकर अब बिजली प्रवाहित करने पर टूट जाते हैं, अपघटित, यानी बिजली के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इसको कहा जाता है वैद्युत अपघट्य पदार्थ। अब उसको पानी में लेंगे या किसी भी पदार्थ में लेंगे तो वो विलयन बन जाता है, तो ये भी बिजली का चालन करते हैं, धातु भी करते हैं, तो ये भी क्या हो गए, सुचालक अवचालक हो गए। और धातुओं की अगर बात करें तो धातु की जो चालकता होती है 10⁻7 कोटि की होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की, इतना इनकी चालकता होती है। तो ये सब बातें आप नोट कीजिए, इस बात को नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम आगे भी आप समझ लेंगे, केवल इसको मैंने समझाने के लिए इसको लिखा यहाँ पे, इस बात को नोट कीजिए। अब हम जानेंगे कि धातुओं में चालन का गुण कैसे होता है, धातु में या सचालकों में ये चालन का गुण होता कैसे है, इस बात को समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि धातुओं में या चालकों में विद्युत का चालन कैसे होता है, कैसे आखिर ये विद्युत का चालन कर पाते हैं, इस बात को देखेंगे। तो देखिए हमने क्या जाना कि जो चालक होते हैं विद्युत का चालन या तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा करते हैं या आयनों द्वारा करते हैं, और भी कैसे, तो उनके गमन के द्वारा। जब ये इलेक्ट्रॉन या आयन चलते हैं, गति करते हैं, तब जाके उनके अंदर एक बिजली का गुण आ जाता है, चालन का गुण आ जाता है, ठीक। अगर वो धातु है, यानी वो चालक अगर धातु है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है विद्युत का चालन। अगर वो वैद्युत अपघट्य है तो उसके आयन टूट जाते हैं पानी में और वो गति करते हैं, तो उसके द्वारा उसका चालन होता है।
तो अब ये कैसे होता है, आखिर इस बात को समझेंगे धातुओं में ये कैसे होता है। मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं लोहा, ये ठोस है तो इसके परमाणु, इसके अंदर छोटे छोटे कण हैं, अणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परमाणु, एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ के, एक परमाणु का ये प्लस नाभिक है, बीच में धनावेश है प्रोटॉन, ये एक दूसरे से सटे हुए हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं ना। तो इनकी जो ये कक्षाएं होती हैं, ये कक्षाएं धातुओं में ये एक दूसरे पर चढ़ जाती है, ठीक है, मतलब एक दूसरे को कनेक्ट कर लेती है। और इसके किनारे का जो इलेक्ट्रॉन भरा है इनकी कक्षाओं में, जितने भी इनकी कक्षाओं में अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन भरा है वो इसमें से इसमें भी चला जाता है, इधर भी चला जाता है, इधर भी घूम पाता है, इसके भी इलेक्ट्रॉन सभी जगह घूम पाते हैं। अब ये पूरे ठोस में अगर हम किसी ठोस को, मान लीजिए ठोस है और यहाँ से तार सटा दें तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमेंगे इस ठोस में और पूरा ठोस में विद्युत बिजली प्रवाहित होगी। कैसे हो पाता है, तो इस कारण से हो पाता है। तो इस नियम को ऊर्जा बैंड सिद्धांत कहा जाता है, बैंड सिद्धांत, उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप 11वीं क्लास में MOT पढ़े होंगे, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत, वही उसी का यहाँ पे यूज होने वाला है कि कैसे एक अणु जब परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं तो आणविक कक्षक भी तैयार हो जाता है। जैसे परमाणु का परमाणविक कक्षक होता है, कक्षक क्या होते हैं भाई, तो वही परमाणु के चारों तरफ जो कक्षा होता है इसको कक्षा कहा जाता है। ये प्लस नाभिक है, उसके किनारे किनारे जो भी है उनको कक्षा कहा जाता है। कक्षा के अंदर एक और छोटा कक्षा होता है ना, इसके अंदर एक और कक्षा होता है जिसको हम लोग उप कक्षा कहते हैं। इसको सेल कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है ना, ऑर्बिट कहा जाता है। और जो कक्षा के अंदर होता है उसको सब सेल कहा जाता है, सब ऑर्बिट कहा जाता है। जैसे घर के अंदर छोटे छोटे घर है तो उसको कोठरी कहा जाता है या छोटा छोटा घर कहा जाता है, बड़े घर को महल, उसके अंदर के घर को कोठरी कहा जाता है, उसी तरह सेल कहा जाता है इनको। लेकिन इनके अंदर एक और पॉइंट होता है जिसको हम लोग कक्षक कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं, ऑर्बिटल, जो S P D F के नाम से जाना जाता है। 11 क्लास में आपने पढ़ा होंगे। इन सभी में इलेक्ट्रॉनों का जो कम संख्या होता है 2, 6, 10, 14 के क्रम में होता है ना। इस बात को हम थोड़ा समझते हैं। इनको कक्षा भी कहा जाता है, ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। जैसे आप एक कोई धातु ले लीजिए, मैं लोहा ले लेता हूँ Fe, इसका परमाणु संख्या 26 होते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी 26 होते हैं। इसको सजाया जाए तो आप जानते होंगे 1s2 करना, 1s2, 2s2, 2p6। पहले कक्षा में 1s होता है, पहला कक्षा 1, दूसरा 2, तीसरा कक्षा को 3 कहा जाता है। पहला कक्षा में केवल s होता है, दूसरा में s भी होता है, तीसरा में s p d तीनों होता है, तो 3s 3p 3d। चौथा कक्षा में s p d और f 4 होता है, तो 4s 4 लगाते हैं, इनमें सभी में 4 लगा देते हैं, 4s 4p 4d 4f लगा देते हैं। इतना जानते हैं। 26 इलेक्ट्रॉन भरना इनमें हमको, तो पहला कक्षा में हमने 2 भर दिया, कक्षा गोल होता है इसलिए मैं इस तरह कर दिया मैंने। दूसरा में भी 2 भर दिया, तीसरा में कितने भर सकते हैं, 6, पी वाले में 6 भर सकते हैं, इसमें 2, इसमें 6। अब कितना हो गया, 2 2 4 2 6 10 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसको आप भरने का तरीका जानते हैं, तो 4s पहले भरता है कि अगर आप बाउ का सिद्धांत पढ़े होंगे तो पहले इसको मैं भर देता हूँ। तो अब कितना बचा, 10 10 20, 6 बचा, तो यहाँ पे 6 डाल देते हैं हम लोग। कुछ इस तरह भरा जाता है। मैंने केवल समझाने के लिए 4s को बाद में लिया, 3d को पहले ले लिया। तो ये और ये देखिए, ये कक्षा भरा हुआ इलेक्ट्रॉनों से, ये भी इलेक्ट्रॉनों से भरा है, लेकिन ये खाली है, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी तरह ये कक्षाएं खाली है। मैंने कहा कि इनको कक्षा भी बोला जाता है, ठीक, सेल भी बोला जाता है, फिर से ऊर्जा स्तर भी बोला जाता है, ऊर्जा स्तर भी इनको बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे हम इसको ऊर्जा बैंड कहेंगे, ऊर्जा बैंड, ठीक है। स्तर वही, ऊर्जा स्तर को यहाँ पे ऊर्जा बैंड कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले, इनको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन।
ये जिस ऊर्जा स्तर में है इसको हम लोग संयोजी बैंड कहेंगे। ये जो ऊर्जा बैंड है इसको हम लोग संयोजकता बैंड कहेंगे। आगे वाला जो होता है वो खाली होता है, ये यहाँ से यहाँ तक गैप रहता है, खाली यहाँ तक बीच में जो खाली वाला स्थान है ये भी साथ साथ तो रहता है। और ये वाला जो अगला होते हैं ये वाले, इनको कहा जाता है चालक बैंड, चालकता बैंड कहिए। क्यों कहा जाता है चालकता बैंड? यहाँ पे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन थे तो ये समझ में आया कि ये वाला ऊर्जा स्तर या कक्षा को संयोजी बैंड कह देंगे, संयोजकता बैंड। इधर वाले को चालकता बैंड क्यों कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तभी जाके ये इलेक्ट्रॉन आगे जा पाएगा और एक दूसरे के चारों क्रिस्टल में फैल कर बिजली का चालन करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कूद पाएगा तभी इस यानी इस यहाँ पे कूदेगा तभी चालन होगा, इसलिए इस बैंड का नाम रख दिया गया। तो इसीलिए इसको कहते हैं चालकता बैंड। अब हम लोग यहाँ पर लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार इस तरह नहीं सजाना, हमें थोड़ा अलग तरीके से इसको सजाना है। तो मैं इसका फिगर यहाँ पे बना देता हूँ। इसको इस तरह समझना है हमें। वो जो आपने अभी यहाँ पे देखा इसको हम लोग कुछ इस तरह बना लेंगे और इसको हम लोग ऊपर का इस तरह कर लेंगे डायग्राम। ये वाला बैंड को हम लोग संयोजकता बैंड, इधर वाले को चालक बैंड, इधर गैपिंग रहेगा। अब देखिए आपने MOT में पढ़ा होगा कि ये इस तरह ग्राफ खींचा जाता है ऊर्जा स्तर का, कि ऊर्जा का क्रम आगे की ओर बढ़ता है। कक्षाओं में क्या होता है, 1s का ऊर्जा कम होता है, 2s का इससे ज़्यादा होता है, 2p का इससे भी ज़्यादा होता है, यानी ऊर्जा का क्रम बढ़ते रहता है। जिसका ऊर्जा सबसे कम होगा पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेगी तब अगले ऊर्जा वाले में भरेगी। इसी तरह इसको एनर्जी का ये ग्राफ है। अब आपने देखा होगा कि इस तरह उसमें इस तरह बनाया जाता था, है ना, इस तरह भरा जाता था, इस तरह। यहाँ पे ऊपर वाला जो कक्षा होगा जो खाली रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग बनता है उसको हम लोग चालकता बैंड कर देंगे, और जो इधर जिसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसको हम लोग संयोजी बैंड कर देंगे। यहाँ पे उसी तरह हमको बनाना है, इस बात को इस तरह थोड़ा बनाना है हमें कि इनमें क्या होता है। जो संयोजी बैंड होता है, संयोजी बैंड, और ऊपर से मैं चालकता बैंड लेता हूँ खाली वाला। ये जो भरा है इलेक्ट्रॉनों से, ये जो इलेक्ट्रॉनों से भरा है इसको हम लोग चालक बैंड कहते हैं, सॉरी संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड, कंडक्टेंस नहीं, अच्छा संयोजकता बैंड इसको कहते हैं हम लोग। और जो ऊपर खाली वाला होता है तो ठोसों जो चालक होते हैं धातु, इनमें क्या खासियत होता है कि खाली वाला भी इन पे अध्यापित होता है, अध्यारोपित होता है, अध्यारोपित नहीं अति व्यापित कहेंगे, इसके ऊपर चढ़ा होता है। जैसे दो परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तो उनका परमाणु इसके ऊपर आ गया होता है। यानी इसका अगर मान लीजिए ये भी Fe लोहा है और ये भी दूसरा वाला भी Fe है, इसका अंतिम 4s है, इसका भी अंतिम 4s है, तो 4s और 4s ये दोनों के बैंड आके एक दूसरे से अति व्यापित हो जाते हैं ना, यहाँ पे इस तरह। तो इलेक्ट्रॉन अब आसानी से इसमें भी घूम पाता है और इसमें भी घूम पाता है, चारों तरफ घूम जाता है क्रिस्टल में। तो वही वाली बात है, यानी यहाँ पे जो खाली बैंड होता है जिसको हम लोग अभी बोल रहे थे चालकता बैंड, वो भी इन पे क्या होता है, अध्यारोपित होता है, अति व्यापित होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे अति व्यापित, अति व्यापित होता है। अति व्यापित मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना, आ जाना। ये है चालकता बैंड, इसको चालकता बैंड। अब चूंकि ये दोनों अति व्यापित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें से कूद के अब आसानी से इसमें चला जाता है, इसलिए ये चालन कर पाते हैं विद्युत प्राप्त। इस डायग्राम को बना लीजिए। अब हम लोग दूसरा कुचालक के बारे में देखेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, इसमें विद्युत रोधी या कुचालक। ठोसों के विद्युतीय गुण के आधार पर जो दूसरा ठोस है उसको कहा जाता है विद्युत रोधी, कुचालक, अचालक, इंसुलेटर, ये नाम है उसके। हम लोग नीचे की क्लासों में ज़्यादातर कुचालक सुनते हैं, यहाँ पे इसका नाम रखा गया विद्युत रोधी, यानी बिजली का रोध करने वाला, रोकने वाला, बिजली को आने जाने नहीं देगा।
यानी कुचालक चालन नहीं करेगा। अचालक मतलब नहीं करेगा। अकुरोधी का मतलब होता है नहीं करेगा। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा गणितीय रूप में परिभाषित किया गया है, तो गणितीय आंकड़े देख लीजिए। यहाँ पे वे ठोस जिनकी चालकता बहुत कम होती है, नहीं के बराबर कह सकते हैं। कितना? 10⁻⁻20 से 10⁻−10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के परास के बीच की होती है। अब 10⁻−20 का मतलब होता है कि 1/10⁻20। ऐसे भाग कीजिएगा तो मान 0.00 कितना कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। यानी चालकता बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए रखा गया बहुत कम। अब देखिए के बीच परास के बीच होती है, उसे ही विद्युत रोधी कहते हैं। परास का मतलब होता है अंतराल। अंतराल का मतलब होता है उन दोनों के बीच में से कोई एक हो सकता है, इनमें से इनके बीच में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक, तो समझ में आया कुचालक इस आधार पर कैसे कहेंगे। इस तरह आम भाषा में कोई भी पूछता है तो हम बोल देते हैं कि कुचालक उसे कहते हैं जो बिजली का चालन नहीं करता। ये भी सही है। उदाहरण की बात करें तो प्लास्टिक नहीं करता, लकड़ी भी नहीं करता। हाँ लकड़ी लेकिन भीग जाए तो करता है, ये भी बात ध्यान देना है। रबड़ भी नहीं करता, ना सल्फर करता है, सल्फर। फास्फोरस भी नहीं करता। कार्बनिक और अकार्बनिक ठोस भी नहीं करते हैं, कार्बन के ठोस भी नहीं करते हैं। अब क्या कारण है कि विद्युत रोधी कुचालन का कारण क्या है, ये जानेंगे। आखिर ये क्यों नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल सा हम जानते हैं कि बिजली या विद्युत का गुण इलेक्ट्रॉनों के चलते होता है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तभी हो पाता है। सिंपल सा बात है कि विद्युत रोधी कुचालक में कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाते इसके, इसीलिए ये चालन नहीं कर पाते। सारा खेल इलेक्ट्रॉन का ही है। इसमें जो संयोजकता बैंड होता है उसके इलेक्ट्रॉन कूद कर नहीं आ पाते हैं चालकता बैंड में, चालकता बैंड में। क्यों? क्योंकि बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है, गैपिंग बहुत ज़्यादा होता है। यानी जो जब दो परमाणु एक दूसरे से सटे हैं धातु में या विद्युत रोधी में या कुचालक में, तो वे केवल सटे हैं। इसके इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अतिव्यापित है कि इलेक्ट्रॉन कूद के आ जाए इसमें, ऐसा नहीं हो पाता। वो इलेक्ट्रॉन बस अपने ही कक्षा में घूमता है, ऐसा नहीं कि इसमें आ जाएगा, नहीं। अब नहीं आ पाता इसीलिए नहीं हो पाता। इनके बीच में गैपिंग रहता है, गैपिंग बना रहता है। ज़्यादा गैपिंग होने के चलते इलेक्ट्रॉन कूद नहीं पाता है। तो सिंपल सा बात है, इस बात को नोट कीजिए। तब हम लोग तीसरा देखेंगे अर्धचालक के बारे में। अब हम लोग तीसरा देखेंगे अर्धचालक। तो इसे कहा जाता है सेमीकंडक्टर। क्या है अर्धचालक? नाम से ही स्पष्ट है कि अर्धचालक का मतलब ये आधा चालन करेगा। आधा मतलब थोड़ा मोड़ा चालन करेगा, पूरा चालन नहीं करेगा। लेकिन ये केवल समझने के लिए है, पूरा डिटेल में यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि वे ठोस जिसकी चालकता अल्प यानी 10⁻⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक के मध्यवर्ती परास में होती है, उसे अर्धचालक कहते हैं या अर्धचालक कहलाता है। अल्प मतलब थोड़ा, यानी इस ठोस की चालकता थोड़ी सी रहेगी। कितना रहेगा? 10⁻⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में रहेगा। यहाँ तक भी हो सकता है। यानी देखिए 10⁻4 से 10⁻7 के बीच था तो चालक था, इससे नीचे हुआ तो अर्धचालक, इससे ज़्यादा इससे और कम हुआ तो कुचालक। यानी 10⁻⁻6 के अगर इन दोनों का यहाँ से यहाँ तक था तो इसको चालक कह रहे थे हम लोग। अब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो थोड़ा सा अब चालक कम करेगा तो इसे अर्धचालक कहा जाएगा। इससे भी घटेगा तो उसे कुचालक कहेगा। तो कुचालक में आपने देखा कि उसका था 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 के बीच था, जो कि और कम था। तो इसलिए अब देखिए सिंपल आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक चालक और विद्युत रोधी के बीच की इस तरह बोल सकते हैं आप कि अर्धचालक की जो चालकता होती है चालक और विद्युत रोधी के बीच की होती है। यानी चालक और कुचालक के बीच गुण रखने वाले पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। अब इनमें कैसे अर्धचालन होता है?
यानी अर्धचालकों में विद्युत का चालन कैसे होता है उसको समझते हैं हम लोग। तो मैंने आपको बताया था कि 2 बैंड होते हैं, अभी बताया मैंने आपको। एक संयोजी बैंड, ये उनका ऊर्जा ग्राफ होता है। दूसरा होता है, इसको कहा जाता है संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड इधर ऊपर में होता है, इसको कहा जाता है चालन बैंड या चालकता बैंड, खाली रहता है ये चालकता बैंड, इधर लिख देता हूँ। यहाँ पे जो बीच में देख रहे हैं इसको कहा जाता है ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल, अंतराल। अब चूंकि मैंने बताया था कि संयोजकता बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऊपर वाली कक्षाएं खाली होती है इसलिए वो चालकता बैंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तभी ये चालन कर पाएंगी। बीच में जो खाली स्थान होता है उसी को ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। इनके बीच में खाली स्थान बहुत ही कम होता है, अल्प होता है, बहुत थोड़ा, यानी इलेक्ट्रॉन अब आसानी से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन कूद के जा सकते हैं इसमें। तो 2-3 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा चालन करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अर्धचालक। उदाहरण की बात कर लें, मैं यहाँ पे उदाहरण कर देता हूँ, आप लिख लीजिएगा नीचे पॉइंट करके। उदाहरण कौन बनाता है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं। सिलिकॉन, सिलिकॉन कहा जाता है इसको, संकेत होता है इसका SI, और जर्मेनियम भी इसमें आता है। जर्मेनियम संकेत होता है GE। ये ऐसा व्यवहार दर्शाते हैं अर्धचालक का। क्यों दर्शाते हैं इसको हम आगे जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा और पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। इस बात को नोट कीजिए, तब हम आगे देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट है कि ताप बढ़ने के साथ जो अर्धचालक हैं उनकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? सिंपल सा आप समझ सकते हैं, गर्म करने पर पानी उबलने लगता है, यानी पानी के कणों में एनर्जी आ जाती है, वो इधर उधर चलने लगता है। उसी तरह ठोसों को भी गर्म करेंगे तो उसके कणों में एनर्जी आ जाएगी, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर भी एक ऊर्जा आ जाएगी गति करने की। तो इसीलिए होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में जा पाते हैं। संयोजकता बैंड से किस में चले जाते हैं? चालक बैंड में। अब क्योंकि ये गर्म करने पर अर्धचालक व्यवहार कर रहा है ऐसा, तो इस प्रकार के अर्धचालक को आंतर अर्धचालक कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर से ही संयोजकता बैंड से ही चालक बैंड में जा रहे हैं, इसलिए इसको आंतर अर्धचालक कहा जाता है। अंतर का मतलब अंदर से, बीच से। लेकिन एक अर्धचालक होता है जिसको बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। हम यहाँ पे कोशिश क्या कर रहे हैं? अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उसको गर्म करने पर उसकी चालकता बढ़ेगी तो उसे आंतर अर्धचालक कहा जाएगा। ये बाहर से मिलाने पर बढ़ेगी, उसे बाह्य अर्धचालक कहा जाएगा। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है कि आंतर अर्धचालकों की चालकता व्यवहारिक उपयोग के लिए बहुत ही कम होती है। ये जो आंतर अर्धचालक अभी हमने देखा, जिसको गर्म करने पर ये बन जाते हैं, इनकी चालकता बढ़ जाती है, ये उतना व्यवहार में नहीं होते, उपयोग में नहीं होते। इनकी ये चालकता उपयोग बहुत ही कम होता है। तो इनका उपयोग अधिक मात्रा में हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? उचित अशुद्धि लेते हैं। अशुद्धि का मतलब क्या है? अशुद्धि मतलब खराब चीज़ नहीं, इसमें हम एक अन्य पदार्थ का इलेक्ट्रॉन डालेंगे जिसके चलते ये अच्छा चालन कर सके, ठीक है। इसलिए उचित अशुद्धि कहा जा रहा है। कोई गंदा पदार्थ मिलाने की बात नहीं हो रही, आप आगे समझ जाएंगे। तो उचित अशुद्धि को आवश्यक मात्रा में मिलाने से इनकी चालकता बढ़ जाती है, यानी अब और विद्युत चालन कर पाते हैं ये। इस विधि को कहा जाता है अपमिश्रण, इंग्लिश में डोपिंग कहते हैं, ठीक। तो अगर पूछ दे डोपिंग क्या है तो बोल देंगे कि अर्धचालक में, आंतर अर्धचालक में उचित अशुद्धि मिलाने, आवश्यक मात्रा में मिलाने से उनकी चालकता बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। और ये जो अर्धचालक बना, इस डोपिंग प्रक्रिया के चलते जो अर्धचालक बनेगा, उस अर्धचालक को हम लोग बाह्य अर्धचालक कहेंगे।
तो अब ये जो अशुद्धि मिलाने का तरीका, ये 2 तरीका है, तो इसलिए बाह्य अर्धचालक भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। उसी को हम लोग आगे देखेंगे। इस बात को नोट कीजिए, तब हम लोग आगे देखते हैं। तो मैंने बताया कि अशुद्धि मिलाने का 2 तरीका है, उसी को यहाँ पे हम जानेंगे। डोपिंग क्या है, तो सॉरी यहाँ पे समझेंगे कि डोपिंग उस अशुद्धि द्वारा किया जाना चाहिए, हमें यानी बाह्य अर्धचालक हमें बनाना है तो 2 तरीका है। और तरीका में क्या है कि हमें उस अशुद्धि द्वारा करना है डोपिंग जो आंतर अर्धचालक, कौन कौन है आंतर अर्धचालक, तो एक है सिलिकॉन Si और दूसरा है Ge जर्मेनियम। इनकी तुलना में क्या हो, या तो इलेक्ट्रॉन धनी हो या इलेक्ट्रॉन हीन हो, या तो उनका इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से ज़्यादा होना चाहिए, या इन दोनों से उसका इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस प्रकार 2 तरह के बाह्य अर्धचालक हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक और एक इलेक्ट्रॉन न्यून अर्धचालक। तो अशुद्धि कहेंगे उसे। अच्छा, मतलब सिलिकॉन का तो 14 होता है, हम लोग जानते हैं, जर्मेनियम का 32 होता है। तो सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी मिलाना होगा तो क्या करेंगे, इससे एक अधिक लेंगे, 15 फास्फोरस लेंगे। जर्मेनियम में मिलाना हो तो इससे एक अधिक लेंगे, आर्सेनिक 33 लेंगे। आगे आप समझ जाएंगे बात को। ऐसी अशुद्धियों से उनमें जो दोष उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक दोष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के चलते ही दोष उत्पन्न होता है, अशुद्धि मिलाने के चलते, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक दोष कहा जाता है। तो बाह्य अर्धचालक 2 तरह का हो गया। अशुद्धि मिलाने के तरीके के चलते बाह्य अर्धचालक हमारा 2 तरह का हो गया, एक हो गया इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि, एक हो गया इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। तो पहले धनी वाला देख लेते हैं। इसमें अब करना क्या है कि हम ये आंतर अर्धचालक है 21 वर्ग के हैं, तो ये वर्ग 14 के तत्व हैं। यानी अगर सिलिकॉन की बात करते इसका परमाणु संख्या 14 होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 14। तो कितने इलेक्ट्रॉन सजाने का तरीका आप लोग जानते होंगे, 2 8 4, ये तरीका है सजाने का, है ना। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। फिर अगर मान लीजिए हमें इसका धनी लेना हो, इसमें जो हमें अशुद्धि मिलाना है, तो कैसा अशुद्धि मिलाना है, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि, तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, तो इसका एक अगला वर्ग लेना पड़ेगा, वर्ग 15, यानी फास्फोरस ले लीजिए, फास्फोरस का 15 होता है, 2 8 5, यानी इसके इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन वाला अशुद्धि हो गया ये। जब इसको मिला देंगे तो इस प्रकार ये बाह्य अर्धचालक जो बनेगा वो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि वाला होगा। आ रहा है आपको बात समझ में। उसी तरह एक और अर्धचालक है, इसका नाम है जर्मेनियम, इसका 32 होता है ना। इसका सजाएंगे तो 2 8 18 4, ये अपने तरीका जानते होंगे, ये पिछले 11 क्लास में अगर आप जानते होंगे तो जानते होंगे, नहीं जानते कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए। इस सजाने का तरीका इलेक्ट्रॉनों का। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका भी कितना है, 4, 1s2 2s2 से भी आप सजा सकते हैं। इसमें कौन सा अशुद्धि मिलाएंगे, वर्ग 15 का एक अगला अशुद्धि आर्सेनिक मिलाएंगे, जिसका 33 होता है, 2 8 18 5, यानी 4 है, इसका 5, यानी इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इसका ज़्यादा है, यानी ये कैसा अशुद्धि है, कैसा इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि है। चलिए अब मिलाते हैं इनको। सिलिकॉन में फास्फोरस डालिए, जर्मेनियम में आर्सेनिक डालिए, या जर्मेनियम में आप फास्फोरस को भी डाल सकते हैं, या सिलिकॉन में आप आर्सेनिक को भी डाल सकते हैं। यानी सिलिकॉन एक पदार्थ है, हो सकता है हम ऐसे पदार्थों को ना देखें, लेकिन एक मान के चलिए एक पदार्थ है, जैसे लोहा एक पदार्थ है, तो उसी तरह मान के चलिए कि ये पदार्थ है, तो उस पदार्थ में हमको इस पदार्थ को डालना। फास्फोरस तो हम जानते हैं, जो लाल गुंडी होता है माचिस की तिल्ली के ऊपर, तो वैसे ही वही फास्फोरस, तो उसे तो हम देखें, हर चीज़ें हम नहीं देखे तत्वों को, लेकिन आप एक पदार्थ मान के चलिए ताकि आपको एक समझ में आए बात। तो सिलिकॉन में हम फास्फोरस को डालेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये तो 5 इलेक्ट्रॉन वाला है, तो ये अशुद्ध कर देगा इसको, और इस प्रकार बने अशुद्धि को इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि कहेंगे, अर्धचालक को। ठीक है, तो मैं थोड़ा मिटाता हूँ इसे, या मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ।
मान लीजिए इस बात को आप नोट कर लीजिए, तब मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ। इस बात को आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। मैं मान लीजिए सिलिकॉन में डालता हूँ इलेक्ट्रॉन धन या अशुद्धि। सिलिकॉन का एक पदार्थ है, इसमें पूरा सिलिकॉन भरे हैं, चारों तरफ पूरा सिलिकॉन ही भरे हैं, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। मान लीजिए इधर भी चारों तरफ सिलिकॉन के परमाणु एक दूसरे से सटे हुए हैं एक उस ठोस के अंदर। तो गोला गोला भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी समझने के लिए हम लोग इसी तरह रहने देते हैं। सिलिकॉन के बाहर हमने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन है, सभी के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है, सभी के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ये सभी एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ जाते हैं, सभी 4 इलेक्ट्रॉन के चलते ये इससे जुड़ जाएगा, इससे सभी को मैं जोड़ देता हूँ। ये आगे भी जोड़ेंगे, आगे भी ऐसे सिलिकॉन होंगे, लेकिन हम केवल समझने के लिए इतना ही बना रहे हैं। ये भी जुड़ गया, किसी इधर सिलिकॉन होगा कोई, फिर इधर इस तरह ये सिलिकॉन का एक क्रिस्टल हो गया। अब मान लीजिए एक पदार्थ है सिलिकॉन, जिसमें केवल सिलिकॉन के परमाणु भरे हुए हैं। इसमें हम बाह्य अशुद्धि मिला रहे हैं, डोपिंग प्रक्रिया कर रहे हैं। मान लीजिए फास्फोरस हम इसमें डाल दे रहे हैं, तो फास्फोरस क्या हमने देखा कि फास्फोरस का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो 5 होता है। तो हम फास्फोरस जब डालेंगे इसमें P, तो 4 के साथ तो सहसंयोजन बना लेगा 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ, लेकिन जो फास्फोरस का हमने 5वां इलेक्ट्रॉन देखा वो यहीं पर आ जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको इसकी चालकता को बढ़ा देगा। ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, इसको कहा जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। यही चालकता बढ़ा देता है इस अर्धचालक की। अशुद्धि मिलाने से अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती। जर्मेनियम पे भी आप करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस बात को अच्छा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, नेगेटिव। इसलिए इस प्रकार के अर्धचालक को यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट करके, आप लिख लीजिएगा। इसे n प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। नीचे नीचे पॉइंट करके लिख लीजिएगा, कहते हैं। जब निगेटिव इलेक्ट्रॉन के चलते ये हो रहा है, नेगेटिव चार्ज के चलते हो रहा है, माइनस आवेश के चलते हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के अर्धचालक को हम क्या कहेंगे, n प्रकार का अर्धचालक। n का मतलब निगेटिव, यानी ये अर्धचालक n प्रकार का है, नेगेटिव चार्ज के चलते ये अर्धचालक है। इसी इस बात को नोट कीजिए। तब हम एक और अशुद्धि मिलाएंगे, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि, तो इसे नोट कीजिए। अब हम लोग जो दूसरा अर्धचालक देखेंगे, उसमें जो अशुद्धि मिलाएंगे वो होगा इलेक्ट्रॉन न्यून, यानी वर्ग 14 में जो तत्व हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन वाला अशुद्धि इसमें मिलाएंगे। तो निश्चित है वो किस वर्ग का होना चाहिए, वर्ग 13 का होना चाहिए। जैसे आप ले लीजिए बोरॉन B, इसका 5 होता है 2,3। इस देखिए इसके लास्ट में 4 है, इसका 3 ही है, तो 4 से 1 कम है। तो ये अब जो अशुद्धि बनेगा इसको मिलाने पे वो होगा इलेक्ट्रॉन न्यून। फिर इसमें कौन सा मिला सकते हैं, इसको इसमें भी मिला सकते हैं, इसमें भी मिला सकते हैं, एल्युमिनियम को भी हम मिला सकते हैं। इसका 13 होता है 2, 8, 3। इस वाले को हम इसमें मिला सकते हैं या इसमें मिला सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग इसको मिला के देखते हैं। इस बात को पहले आप नोट कर लीजिए, तब मैं यहाँ पे बना के आपको दिखाता हूँ। अब मान लीजिए जर्मेनियम का हम क्रिस्टल लेते हैं। जर्मेनियम एक ठोस पदार्थ लेते हैं, जिसमें चारों तरफ जर्मेनियम के ही परमाणु भरे होंगे, चारों तरफ जर्मेनियम ही जर्मेनियम होगा। अब चूंकि जर्मेनियम के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा, जर्मेनियम के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सभी एक दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन है सभी के यहाँ, सब एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा 4-4 बंधन से जुड़े होंगे, सभी 4-4 बंधन से जुड़े होंगे।
इस तरह मैं सभी को जोड़ देता हूँ, सभी के परमाणु में समझाने के लिए इस तरह मैं बना रहा हूँ, नहीं तो आप गोला गोला भी बना सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलाते हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन कम वाला अशुद्धि, एल्युमिनियम डाल दीजिए। एल्युमिनियम का 3 ही है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बना लेगा, लेकिन जो अगला है उसके साथ नहीं बना पाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे खाली रह जाएगा, जो एक रिक्ति सा बन जाएगा, छिद्र जैसा। यहाँ पे इस तरह कर दो, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए छिद्र सा बन जाएगा, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन रिक्ति कहा जाता है, या छिद्र कहा जाता है, या छिद्र। अब इस छिद्र की खासियत क्या है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जर्मेनियम का ये चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है, या कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके बगल वाले इसमें आ सकते हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ पे आता है इस वाले छिद्र में, तो यहाँ पर रिक्ति बन जाएगा, यहाँ पे खाली हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। निश्चित है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के इसमें आएगा तो यहाँ पे खाली हो जाएगा, तो अब जो इलेक्ट्रॉन रिक्ति है कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। देखिए जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो ऐसा लगेगा कि वो धनायन की ओर चल रहा है। जब हम इनको इस क्रिस्टल को इस अशुद्धि सहित संधा प्लेट के बीच में रख देंगे, आवेशित प्लेट के बीच, एक प्लेट के ऊपर प्लस आवेश हो, एक प्लेट के इधर माइनस आवेश हो। आप संधारित्र पढ़े होंगे तो आपको समझ में फिजिक्स में आप संधारित्र पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक दिशा में चलेगा, लेकिन लगेगा कि धनात्मक दिशा में चल रहा है, ठीक। इसीलिए इसको पी प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है, इसे पी प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। पी मतलब पॉजिटिव, धनात्मक, पी प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। ये हो गया। अब हमने 2 तरह का अर्धचालक देखा है, एक एन प्रकार का, एक पी प्रकार का अर्धचालक। इन दोनों का उपयोग भी है, तो हम एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक का उपयोग देख लेते हैं। इस बात को नोट कीजिए। एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ उसका यूज होता है, यानी प्रयोग के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो जो अर्धचालक है एन प्रकार और पी प्रकार के, इनका बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक अवयव बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक अवयव समझते हैं, बिजली से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, तार को जोड़ना, सभी आप देखे ही होंगे, इलेक्ट्रॉनिक समझते हैं। डायोड बनाने में डायोड क्या है, तो आजकल जो एलईडी बल्ब आ रहे हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, जब आगे फिजिक्स का अध्याय पढ़ेंगे 12 में, तो उसमें आप डायोड के बारे में जानेंगे कि कैसे एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों को जोड़ के डायोड बनाया जाता है, और इससे बना जो एलईडी बल्ब है वो भी इसी से बना है। और फिर परिशोधक के रूप में, परिशोधक वही शुद्धिकरण के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है अर्धचालकों का, किसी निष्कर्षण में, किसी धातु को शुद्ध करने में। ट्रांजिस्टर बनाने में, ट्रांजिस्टर वही जिसमें यही अर्धचालकों को मिलाकर ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। ये कुछ इस प्रकार होता है, एनपीएन और पीएनपी, इसको आप डायोड भी कहते हैं, डायोड से ही ट्रांजिस्टर बनता है। एनपीएन और पीएनपी मिला के बनाया जाता है। फिर 5वां है कि एनपीएन और पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टरों द्वारा, बोला वही, यानी एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों से ही ट्रांजिस्टर बनता है। अब इन ट्रांजिस्टरों द्वारा होता क्या है, जो रेडियो है या श्राव्य संकेत है उनकी पहचान की जाती है। रेडियो या श्राव्य संकेत किसे कहते हैं, रेडियो तरंगे जो निकलती हैं, रेडियो जो नाम रखा भी गया है ना, तो इन्हीं तरंगों के आधार पर ही रखा गया है, इनको रेडियो तरंग कहा जाता है। तो आप फिजिक्स में जानते ही होंगे रेडियो तरंग के बारे में, सिंपल समझिए। इसका मतलब समझ लीजिए कि एनपीएन क्या है, यानी 2 एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच पी प्रकार के अर्धचालकों को दबाना। जब इस प्रकार हम सैंडविच करेंगे, सैंडविच आप समझते होंगे, सैंडविच में क्या होता है, ऊपर पावरोटी नीचे पावरोटी है, बीच में आलू बैगन प्याज भर दिया जाता है। उसी प्रकार ये भी है कि 2 एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच में पी प्रकार के अर्धचालक को डाल के, या दूसरा तरीका, 2 पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच में 1 एन प्रकार के अर्धचालक डाल के जो ट्रांजिस्टर बनता है उसी का उपयोग किया जाता है।
रेडियो और श्राव्य संकेतों को पहचानने में। वही श्राव्य संकेत क्या है? जिस संकेत को हम समझ सके। सौर सेल या फोटो डायोड द्वारा, आप वो बड़े बड़े सैटेलाइट देखे होंगे इसका नासा या अन्य वैज्ञानिक संस्थान करती है, बड़े बड़े सैटेलाइट आसमान में लगे होते हैं, उन्हीं में इनका प्रयोग होता है, श्राव्य संकेत या ये रेडियो संकेत। सौर सेल या फोटो डायोड द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए होता है। आपने सौर प्लेट देखा होगा, सौर प्लेट जो हम धूप में रख देते हैं इस तरह, और नीचे उससे बैटरी भी चार्ज मोबाइल का बैटरी चार्ज कर लेते हैं, मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, यहाँ तक बल्ब भी बार लेते हैं, तो उसी को सौर सेल कहा जाता है। उसमें क्या रहता है? सिलिकॉन धातु लगी रहती है, यही अर्धचालक लगे रहते हैं, प्रकार के अर्धचालक। तो सौर सेल कहिए या उसको फोटो डायोड भी कहा जाता है। इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग, जो प्रकाश ऊर्जा है, सूरज से आ रही प्रकाश ऊर्जा, उसको हम किस में बदल देते हैं? बिजली वाली ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, और उससे हम विभिन्न प्रकार के मोबाइल चार्ज कर सकते हैं या कोई भी बल्ब बार सकते हैं, यूज करते हैं। फिर एक यौगिक है GaAs, गैलियम आर्सेनाइड। यह है गैलियम, यह आर्सेनाइड, आर्सेनिक है, तो गैलियम आर्सेनाइड हुआ। ये जो अर्धचालक है क्या करता है? त्वरित प्रतिसंवेदी के रूप में होता है। त्वरित मतलब समझते हैं, त्वरित जो गतिमान में हो, जिसकी स्थिति बदलती हो हमेशा। अब प्रतिसंवेदी, संवेदना क्या होता है? तो जैसे किसी संवेदना को हम पाते हैं, किसी अनुभव को, तो मान लीजिए इस का प्रयोग संवेदी, प्रतिसंवेदी, जैसे संवेदना हमें शरीर को हम छूते हैं तो हमें दिमाग को संवेदना मिल जाता है, उसी तरह की यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका समझ लीजिए, गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग अर्धचालक में, इस अर्धचालक का प्रयोग त्वरित प्रतिसंवेदी के रूप में होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे? एक और पॉइंट है, जो संक्रमण धातु होते हैं वो भी विद्युत का चालन करते हैं। तो वो विद्युत का चालन करते, तो उनके बारे में थोड़ा हम जान लेंगे, संक्रमण धातु के ऑक्साइड के बारे में। इस बात को नोट कीजिए, तब हम लोग संक्रमण धातु के ऑक्साइड वाले के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे संक्रमण धातु ऑक्साइड की विद्युत चालकता है। कुछ ऑक्साइड भी विद्युत चालन करते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। संक्रमण धातु किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे, आप पीरियोडिक टेबल के बारे में सुने होंगे, आवर्त सारणी। तो इसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। इधर बीच वाले जो 3 से लगाई 12 तक होते हैं, इधर वाला सारे के सारे तत्वों को संक्रमण धातु कहा जाता है। इधर वाले तो पी ब्लॉक के तत्व हैं, तो इधर की हम बात नहीं कर रहे, तो आप शायद समझ गए होंगे बात को। अब इनके ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन उनसे जरूर जुड़ा होगा। तो संक्रमण धातु के ऑक्साइड भी विद्युत का चालन करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा विशेष बात है ध्यान रखने वाली, कि संक्रमण धातु ऑक्साइडों के जो विद्युत गुण होते हैं उनमें बहुत ही अधिक अंतर होता है। ऐसा नहीं कि सभी के सभी संक्रमण धातु के ऑक्साइड विद्युत का चालन ही करते हैं, नहीं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। अब कुछ अजीबोगरीब है, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे TiO है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड है, यह है ReO3। कैसे है? धातु के समान व्यवहार करते हैं, बिल्कुल धातु जैसा दिखने में भी लगते हैं, धातु जैसा चालन भी करते हैं, जबकि है ऑक्साइड जुड़ा हुआ है इससे। फिर जो ReO3 है, इसकी चालकता की बात करें तो ये चालकता में भी और दिखने में भी बिल्कुल कॉपर धातु की तरह होता है, तांबे की तरह दिखता भी तांबे जैसा है और चालन भी तांबे की तरह ही करता है। VO वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम डाइऑक्साइड, वेनेडियम ट्राइऑक्साइड, VO, VO2, VO3 और TiO3 टाइटेनियम ऑक्साइड। इनके जो धात्विक और रोधी गुण हैं ताप पर निर्भर करते हैं। धात्विक मतलब चालक, अरोधी मतलब कुचालक जैसा, ये दोनों व्यवहार करते हैं, चालक जैसा और कुचालक जैसा, यानी दोनों जैसा व्यवहार करते हैं। ये किस पर निर्भर करता है? ताप पर। कैसा ताप देते हैं? कुछ ताप पर ये धातु जैसा चालक बन जाएंगे और कुछ ताप पर ये कुचालक बन जाएंगे। तो यहाँ से पॉइंट वाली बात याद करने वाली ये बात है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-1 नंबर के पूछे जा सकते हैं आपसे, कि कौन से धात्विक ऑक्साइड विद्युत का चालन करते हैं। ऑप्शन भी दिया रहेगा आपको। फिर यहाँ से पूछा जा सकता है कौन से ऑक्साइड
धातु और अधातु दोनों जैसा व्यवहार करते हैं, तो इनमें से कोई हो सकता है। इस बात को नोट कीजिए। तब एक पॉइंट आता है अति चालकता का, उसको हम देख लेते हैं, तो नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे अति चालकता क्या है। अति चालकता, हम तो अभी तक चालकता देख रहे थे, लेकिन अब आ गया अति चालकता। अति चालकता का मतलब अनंत चालकता, जिसका हम माप नहीं सकते कितना उसका चालन है। अनंत मतलब समझते हैं, इन्फिनिटी, इसको मापा नहीं जा सकता, उसी को कहा जाता है अति चालकता, अनंत चालकता। तो कैसे होता है? ये पदार्थ भी अति चालकता वाला गुण रख सकता है, सुपर कंडक्टिविटी, अनंत चालकता। जैसे पहले समझ लेते हैं अति चालकता की खोज किसने की थी। तो इस घटना की खोज 1913 में कैमरलिंग ओन्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने क्या देखा कि जो पारा है, पारा वो 4 केल्विन ताप पर अति चालक हो जाता है, मतलब उसकी चालकता अनंत हो जाती है, इसको मापा नहीं जा सकता। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि धातु का प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, ये सब हम लोग जानते हैं। प्रतिरोध हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध बढ़ता है तो चालकता घटती है, अब प्रतिरोध घटता है तो चालकता बढ़ती है। कैसे? तो हमने C बराबर देखा था 1/R × L/A। यही प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी, अब प्रतिरोध घटेगा तो चालकता बढ़ेगी। धातु का प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, अब ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। ताप धातु को जो धातु है उसको एनर्जी, ताप मतलब समझते हैं, ताप का मतलब है, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा ताप के बारे में क्लियर कर दूं कि ताप का मतलब गर्म और ठंडा दोनों से है, गर्म और ठंडा दोनों से है। ऐसा नहीं कि ताप का मतलब केवल गर्म होता है, ताप गर्म को भी कहते हैं, ताप ठंडे को भी कहते हैं। तो ताप ये दोनों का एक पद है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ताप घटाना यानी ठंडा करना, ताप घटाने की बात कर रहा है, इसका मतलब ठंडा करना। यानी हम धातु को और ठंडा करते जाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी कम होता चला जाता है। और ज़्यादा ठंडा कीजिए, कम से कम परम शून्य ले जाइए। परम शून्य का मतलब 0 केल्विन पे ले जाइए, 0 केल्विन को ही परम शून्य ताप कहा जाता है। अब उस पर ये क्या होगा, लगभग शून्य हो जाएगा। क्या? प्रतिरोध। आर का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और जब शून्य हो जाएगा तो इस स्थिति को अति चालकता कहते हैं। कैसे? तो जब आर का मान आप 0 रख दीजिएगा तो ये मान पूरा क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा, है ना, पूरा। यानी चालकता क्या हो गई? अनंत हो गई, अति चालक बन गया पदार्थ। इसीलिए मैंने कहा कि इस अनंत हो जाता है चालकता, इसको हम माप नहीं सकते। जैसे में हमने क्या देखा कि पारा जो है 4 केल्विन ताप पे अति चालक बन जाता है। फिर एक पॉइंट आता है संक्रमण ताप का। क्या है संक्रमण ताप? तो जिस ताप पर कोई पदार्थ अति चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, जैसे पारा कितना पर किया? 4 केल्विन पे, तो वही ताप क्या होता है? संक्रमण ताप। जैसे में आप बोल सकते हैं कि जैसे पारा 4 केल्विन ताप पे अति चालक बन जाता है, इसलिए 4 केल्विन पारा धातु का संक्रमण ताप है। और जितने भी धातु होती हैं, अधिकांश धातुओं का 2 से 5 के बीच ही होता है, 2 केल्विन से 5 केल्विन के बीच ही संक्रमण ताप होता है, जिस पे वो अति चालक बन जाते हैं। और इस प्रकार ये जो ठोसों के विद्युतीय गुण थे यहाँ तक थे, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया इस वीडियो में। अब हम लोग अगले वीडियो में चुंबकीय गुण देखेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।